नमस्कार, टाइम टीवी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत में पिछले काफ़ी समय से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके लिए काफ़ी जान माल का नुकसान भी हुआ। यहाँ तक कि अलगवादी नेता और शरारती लोग स्कूलों को निशाना बना रहे हैं, सरकारी इमारतों को निशाना बना रहे हैं। और यहाँ पे लोगों का जब कहना है कि रियासत के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी इसके बराबर के जिम्मेवार हैं, और यहाँ तक कि लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ढुलमुख नीति है कश्मीर के तहत उसको भी खोज रहे हैं। और आज हम इसी पे बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता और MLC सरदार तरलोचन सिंह वजीर साहब हैं। वजीर साहब, टाइम टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। वजीर साहब, जैसे आपने देखा, आप पूरे पिछले 3 महीने से पूरे हालात को देख रहे हैं, आपने देखा कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। जैसे कि लोग आगजनी कर रहे हैं, देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है। बाकी इस हालात में सिचुएशन को संभालने के लिए एक सख्त कानून की ज़रूरत है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ रियासत के चीफ मिनिस्टर, यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी, जो सेना को दिए गए विशेष अधिकारों को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए आज दिल्ली में बैठक भी चल रही है। मैं जानना चाहूँगा कि ये सेना को दिए गए विशेष अधिकारों को ख़त्म करने से किस तरीके से रियासत में शांति और अमन आ सकता है। खासकर आप जम्मू के लोगों को बताने की कोशिश करें कि सेना के कौन से अधिकारों में उमर अब्दुल्ला जी कटौती करने की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि आज कश्मीर जल रहा है, मैं समझता हूँ कि ये आज नहीं जलना शुरू हुआ, ये पिछले 63 साल से 63 ईयर से जल रहा है। उमर अब्दुल्ला साहब को कोसना मुनासिब नहीं होगा। क्यों कि उमर अब्दुल्ला साहब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बैठे हुए हैं, ये उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जिस पार्टी के बानी बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने हिंदुस्तान के साथ JNK का सेशन कबूल किया, और लोगों ने भी उस वक्त कबूल किया उसको। तो आज आप कैसे तवक्का रख सकते हैं कि वही उस शख्स का पोता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आज आर्मी की पावर्स कम करने की या कोई ऐसी बात करेगा जिसके साथ JNK के रिलेशंस हिंदुस्तान से खराब हो। तो मैं ये समझता हूँ कि सिचुएशन के मुताबिक दिल्ली गवर्नमेंट को भी आज पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, और कश्मीर के लोग हमारे अपने लोग हैं। पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो अटूट अंग है हिंदुस्तान का। तो इसमें कुछ अगर हम कहीं एफसपा में या फौज में या ब्लैक लॉज में कुछ कमी लाते हैं, तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि कुछ इसमें प्रॉब्लम होगी। और पूरे देशवासियों को ये समझना चाहिए कि कश्मीर के लोग भी हमारे लोग हैं, जैसे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तो उसमें अगर कुछ ब्लैक लॉज में कमी भी आ जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई बुरी बात नहीं है। और उम्र साहब लोगों की नब्ज़ देख के, ताकि लोग भी ये महसूस करें कि हमें अपना समझा गया है और हमें राहत दी गई। वजीर साहब, जैसे कि आपने बोला कि इन अधिकारों को समाप्त करने पर कोई गुरेज हमारी सेंट्रल सरकार को नहीं होना चाहिए, इसका बेनिफिट ही होगा। लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि पिछले ही 2 दिन पहले जैसे आपने देखा कि ईद के पावन मौके पर कश्मीर घाटी के अलगवादी नेता मीरवाइस उमर फारूक जी ने जो एक पीसफुल तरीके से और व्यवस्थित तरीके से का वादा करके राज्य सरकार से अपना कीर्तन सा निकालने की गुजारिश की थी, और इसके फलस्वरूप उसने अपना पैंतरा बदल दिया, जिसके लिए आपने देखा कि कितनी आगजनी हुई,
स्कूलों को नुकसान पहुंचाया, यहाँ तक कि लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा भी फहराया गया, वहाँ पे देश विरोधी नारे भी लगाए गए। मैं कहने का मेरा मतलब ये है कि थोड़ी सी छूट मिलने पर इतना बवाल सा खड़ा हो गया, इतने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अगर ये जो उमर अब्दुल्ला जी ने जो अपील रखी है कि अगर इनके विशेष अधिकारों को खत्म किया जाए, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर उसका नुकसान की भरपाई, जो नुकसान होगा, जो आज़ादी उनको मिलेगी, वो उसकी भरपाई आप क्या समझते हैं किस तरीके से ढंग से होगी? जो आप ईद के दिन की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उसमें मीरवाइज साहब का और वो लोग जो शरारती अंसर उस वक़्त उस माहौल में वहाँ इकट्ठे हुए जिन्होंने आगजनी की है, ये मैं समझता हूँ कि ईद के उस मौके पे जबकि लोग दुश्मनियाँ भी भूल जाते हैं और हर एक को गले लगाते हैं, उस टाइम पे ये इन्होंने जो किया ये बहुत गलत बात हुई। और मीरवाइज साहब को ये चाहिए था कि अगर वो हजूम को रोक नहीं सकते हैं तो फिर उसकी परमिशन भी मत लें और वो निकालें भी मत, ताकि ये हालात ना खराब होते। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे मौके को आप आर्मी की पावर्स कम के साथ जोड़ दो तो वो मैं इससे मुनासिब नहीं समझता। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये जानना चाहूँगा कि थोड़े से समय उनको दिया था, जो रियासती सरकार को उन्होंने विश्वास में लिया था, उनके विश्वास के साथ विश्वासघात किया गया। थोड़े से समय में जो नुकसान हुआ है, तो ऐसा ही अगर आप आर्मी के हाथ काट देंगे, आर्मी की जो विशेष पावर को खत्म कर देंगे, तो क्या हालत बनेंगे कश्मीर के, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा आपको कि उस ईद के हालात को कहीं और ना जोड़ा जाए, वो एक मौका उनको दिया गया क्योंकि ईद का दिन था, इसलिए उनको मौका दिया गया। लेकिन अगर उन्होंने उस मौके का नाजायज फायदा उठाया तो आगे से उनको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ तक एफसपा का सवाल किया गया, उमर साहब ने एक अपील की है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो एक ट्रायल बेस पे पूरे अब JNK से तो एफसपा नहीं हटा रहे, 4 डिस्ट्रिक्ट कहे उन्होंने, आप 4 डिस्ट्रिक्ट में से उसको हटा के देखिए कि उसके रिजल्ट क्या निकलते हैं। वही गवर्नमेंट है, वही दिल्ली गवर्नमेंट है, उन्हीं के पास पावर्स हैं, कल फिर लगाया जा सकता है। अगर हालात सुधरते हैं, लोगों को अपनापन मिलता है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव रुख करना चाहिए, पॉजिटिव सोच बनानी चाहिए। और जो गलत रास्ते पे लगे हुए हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए उनको मेन स्ट्रीम पे लाएं। वज़ीर साहब, अगर हम रियासती सरकार की बात करें या यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, आपको क्या लगता है कि जो हालात उस दिन ईद वाले दिन हुए, एक विश्वासघात हुआ जो मीरवाइज उमर ने किया है, क्या रियासती सरकार को भी कुछ सीख लेनी चाहिए कि आइंदा ऐसी स्थिति से निपटने के लिए और उन पे विश्वास ना किया जाए, कि ऐसी कुछ सीख लेनी चाहिए इनको? बिल्कुल, उसमें तो मैं ये समझता हूँ कि हम सेपरेटिस्ट पे हमें यकीन नहीं करना चाहिए। जो इंसान एक दफ़ा धोखा दे सकता है वो बार बार धोखा दे सकता है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना इनको कंट्रोल किया जाए उतना ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए, ताकि आज के हालात में आपको ये जो मैं समझता हूँ, आज कहीं गलानी और मीरवाइज भी वायलेंस को नहीं रोक पा रहे। कितनी अपीलें कर दी उन्होंने। आज मैं समझता हूँ जो लॉलेसनेस हुई है वो लीडरलेस हो गया है कश्मीर इस एजिटेशन में भी। और मैं समझता हूँ कि हमारा पड़ोसी देश जो है उसका बहुत बड़ा हाथ है इसमें, और दिल्ली सरकार को भी और सभी पार्टियों को, चाहे वो मैं कहता हूँ अपोजिशन में बैठे हुए हैं इस वक्त JNK में या सेंटर में अपोजिशन में बैठे हुए हैं, हम सबको मिलके ये सोचना चाहिए कि ये हमारे अपने लोग हैं, ये हमारा अपना मुल्क है, और हमें इसको कैसे इसमें शांति लानी है। वज़ीर साहब, मैं आखिर में यही जानना चाहूँगा कि अगर सपोज
स्पेशल जो अधिकार सेना से वापस लिए जाते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि सेना के मनोबल पे कोई फर्क पड़ेगा? जो अपनी जान पे खेल के वहाँ हम कितनी जानें उन्होंने अपनी गवाही, कितना नुकसान हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज देश की सुरक्षा के लिए हमारे नौजवान, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है या रेगुलर आर्मी में, हमें फख्र है उन पर। उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया, तिरंगा झंडा उन्होंने अपनी लहू के साथ उसको सींचा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज आर्मी को भी ये समझना चाहिए कि हालात को कंट्रोल करने के लिए, हालात को नॉर्मल लाने के लिए अगर कुछ रियायत उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और आर्मी के ऑफिसर्स बैठ के उसमें कोई बाया मीडिया निकाल के उसको करें, ताकि कुछ जो हमारे दुश्मन लोग हैं, जो शांति फैलाना चाहते हैं, कुछ जो हमारा पड़ोसी देश इसमें हमें नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम उससे बच सकें। ये सब आखिर में मैं शॉर्ट से यही जानना चाहूँगा कि जो अब सूरत हाल कश्मीर घाटी के बने हुए जो करंट सिचुएशन है, इसको किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को, जब अपोजिशन को या रियासती सरकार को किस तरीके से डील करना चाहिए? दो लफ्ज़ों में आप। इसमें मैं कहूँगा कि इस वक्त जैसे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी और पूरी कैबिनेट उमर साहब की बैक पे खड़ी है, ऐसे ही मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को भी और स्टेट की अपोजिशन को भी, सबको मिलके इस वक्त इस मुश्किल हालात में लोगों की मदद करनी चाहिए और इस बहरान से निकालने के लिए सबको अपना अपना रोल करना चाहिए। आपने वज़ीर साहब अपना समय दिया, आपने कश्मीर मुद्दे पे बात की और हम भी पूरा उम्मीद जताएंगे कि जो मीटिंग अब आज हो रही है उसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकले, ताकि कश्मीर में जो आगजनी और जो हालात बेकाबू हो चुके हैं वो दोबारा अमन और शांति बहाल हो पाए। आपने अपना समय दिया, आपने हमसे बात की। वज़ीर साहब नमस्कार। और ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता वज़ीर साहब, जिन्होंने एनसी की तरफ से अपना रुख रखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या चाहती है और किस तरीके से हालात में सुधार हो सकता है। और अगले हफ्ते हम नए मुद्दे के साथ, नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए